नमस्कार। आज सीएनबीसी आवाज पर हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमारे साथ हैं विधि, न्याय और सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। 3 साल इस सरकार के पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सवाल बनता है, आप 2 ऐसे मंत्रालय चला रहे हैं जो एक तरह से सरकार की नहीं, इस देश की सभी चीजों की बैकबोन के लिए जरूरी हैं। कानून के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता है और अब आईटी के बिना देश का कोई काम नहीं होता है। आपसे 3 साल बाद अगर मैं पूछूं कि आपके मंत्रालयों में, एक, इन दोनों में आपको क्या ज्यादा प्रिय है? दूसरा, इनमें कौन सा बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है जो आप बताना चाहेंगे सबसे पहले? और एक ऐसा काम भी हो सकता है जो शायद उल्लेखनीय ना हो, जिसका प्रचार बहुत ज्यादा ना होता हो, लेकिन जो आपके दिल के करीब हो, जिससे आप सबसे ज्यादा संतुष्ट हो। देखिए, प्रधानमंत्री हमें जो दायित्व देते हैं वो काम मैं करता हूँ। बीएसएनएल को सुधारा, पोस्टल को सुधारा, कोल को सुधारा। आज आपके साथ बात करके मुझे संतोष हो रहा है कि पूरा ये एफएम चैनल है, ये लिबरलाइज मैंने किया था। फिल्मों में माफिया मनी को समाप्त मैंने किया था। गोवा फिल्म फेस्टिवल मैंने शुरू किया था, आपको मालूम ही है। यहां पर मुझे आईटी के बारे में मैं 2 बात कहना चाहूंगा। एक, जिस तरह से हमने 27-28 करोड़ बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ा और मोबाइल से जोड़कर सीधा गरीबों के अकाउंट में पैसा भेजना शुरू किया, तो हमने 50,000 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। बेटी पैदा हुई नहीं, विधवा हो गई और विधवा पेंशन लेती थी। राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी की सरकार में हम दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं, उनके अकाउंट में पहुंचता है। डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है। ये पहली बात मैं कहना चाहूंगा। इसमें दूसरी बात जिसका मुझे बहुत प्रभाव पड़ा है, छोटे शहरों में बीपीओ की स्कीम शुरू की। और आज जोशी जी, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हम 1 लाख रुपया पर सीट सब्सिडी देते हैं। आज पटना में, गाजीपुर में, इम्फाल में, अमरावती में, बरेली में, उन्नाव में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, सिलीगुड़ी में बीपीओ खुल गया। मतलब जो हमने अलॉट कर दिया अब वो शुरू करने जा रहे हैं। इसका मुझे बहुत संतोष है। और अभी पटना में टीसीएस ने 1000 सीट का स्थापित किया है, लगभग 4-5 और है। जब मैं जाता हूं तो बच्चों में जो चेहरे पर उत्साह देखता हूं, उसका बड़ा संतोष मिलता है। कानून में मैं एक बड़ा काम कर रहा था। अभी तक 126 जजेस की नियुक्ति कर दी मैंने। आपको मालूम है, नेशनल जुडिशियल कमीशन लाए थे, पूरा देश एकमत था, जुडिशरी ने उसको तोड़ दिया। उनके कारणों से मैं असहमत हूं, फिर भी हमने उस निर्णय को माना है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं गरीबों के लिए टेक्नोलॉजी से अधिक उनको सेवा मिल सके, इसके बारे में भी काफी प्रयास कर रहा हूं। जून में उसका उद्घाटन करने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा इसका अगर आपने जो बताया कि बीपीओ जो स्टैब्लिश कर रहे हैं इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे स्टेट्स में जहां आईटी पेनिट्रेशन कम है, वहां आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो एक तरह से एक अपना रोजगार बनाने का मौका दे रहे हैं और दूसरों को नौकरी देने का मौका भी दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ वहाँ 2 इश्यूज और आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ की जो बैंडविड्थ वगैरह की कमी, पावर की सप्लाई, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसको टैकल करने की भी कोई चर्चा हुई है? देखिए, इन समस्याओं पर मैं तो ना नहीं कहूंगा, लेकिन मोदी जी की सरकार देश में अलग जगाती है। 125 करोड़ के देश में जोशी जी 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 114 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है। हमारी सरकार आने के बाद हमने इस देश में इतना मोबाइल जोड़ा है जितना फ्रांस और इटली की जनसंख्या है। 40 करोड़ स्मार्टफोन हो गया है। लेकिन हम कैसे सुधार रहे हैं? आपको मालूम है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम जो भारत नेट कहते हैं, मनमोहन सिंह के समय इसको नोफन कहते थे। 2011 में शुरू हुआ। 3 साल में 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगा देश में। हमने 3 साल में लगाया है 2,03,000 किलोमीटर और 90,000 ग्राम पंचायत को जोड़ दिया और अगले 1 साल में पूरा कर देंगे। ये होता है काम करने का तरीका, समझ गए आप? तो कर रहे हैं हम और आगे करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक बार बीपीओ शुरू होगा ना तो लोग देखेंगे काम मिल रहा है तो और सब नए लोग आएंगे, एंसिलरी इंडस्ट्री आएगी। मैं हमेशा मानता हूं लोगों में अलग जगह दो। तमाम गोलीबारी के बावजूद मोबाइल फोन गांव पहुंचा कि नहीं? मैं 1 मिनट आपको और समय लूंगा। हमने कॉमन सर्विस सेंटर की योजना को बहुत आगे बढ़ाया है।
ये गांव के बच्चे, उद्यमी, महिलाएं, दलित, ये 300 डिजिटल सेवा देते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिजल्ट निकालना, टिकटिंग करना, इंश्योरेंस, बैंकिंग। हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 80,000 था, मैं 2.5 लाख ले गया। आज इसमें 10 लाख लोग काम करते हैं। अब मुझे आवाज पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 1800 करोड़ रुपए कमाए। 600 करोड़ सिर्फ आधार कार्ड बनाने के, 21 करोड़ बनाए। इससे जुड़ा हुआ, आप क्योंकि ये बात आ गई है, आधार को लेके बहुत एक बार दोबारा कुछ विवाद खड़े हो गए हैं, खास तौर पे आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ने और आधार को इनकम टैक्स रिकॉर्ड से जोड़ने को। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपका आधार आपके पास है? हाँ, मेरा भी है। मेरे आधार पर सिर्फ मेरा नाम है, मैं पुरुष हूं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और पीछे मेरा पटना का परमानेंट एड्रेस है। न मेरे माता पिता का नाम है, मेरी जाति क्या है, न मेरा संप्रदाय क्या है, न मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या है, न मेरी आमदनी कितनी है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आधार का कानून आ गया है। वो कानून इतना सख्त है कि मैं देश का आईटी मिनिस्टर, मैं स्वयं अपने बायोमेट्रिक्स और आंख की पुतलियों के निशान को किसी को नहीं दे सकता। आपको दूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सेक्शन 29, 30, 31 में। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, गरीब को तो कोई शिकायत नहीं है। 114 करोड़ लोग आधार के पास हैं, गरीब पूरे खुश हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम बहस करेंगे। लेकिन एक बात, पूरा यूएन इसकी तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसकी तारीफ कर रहा है, दुनिया के इकोनॉमिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उनका हम बायोमेट्रिक दे सकते हैं, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, आईटी सेक्रेटरी की कमेटी उसको कंफर्म करेगी। तो काफी सुरक्षित है और सेफ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये इससे जो आप बात कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है जो दर्शक हैं उनको काफी भरोसा होगा कि हमारा जो भी। और एक बात मैं आपके दर्शकों को एक बार और बताना चाहता हूं, अगर कोई बैंक का मैनेजर उनसे उनका मांगता है आधार कार्ड, तो जब वो हमसे आधार सिस्टम से पूछता है, तो आधार सिस्टम को ये नहीं मालूम है काहे के लिए मांगा जा रहा है। वो सिर्फ ये पूछेंगे क्या ये रविशंकर प्रसाद है, वो कहेगा हाँ ये रविशंकर प्रसाद है। तो पूरा सिस्टम काफी क्लियर बटा हुआ है। और अगर बैंक का मैनेजर उस आधार नंबर को अनऑथराइज्ड किसी को बताता है, तो बैंक मैनेजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये कानून है। तो जो भी ऑपरेटर्स उसको यूज कर रहे हैं, वो अगर उस डेटा को, उसमें से जितना उन्हें मिल रहा है वो लीक अपने काम के लिए, वो अगर लीक करते हैं, बिल्कुल दूसरे को देते हैं। जैसे कोई सिम कार्ड देता है, 12 करोड़ हुआ है, तो मोबाइल कंपनियां सिम कार्ड को, उस आधार को सिर्फ अपने यूज के लिए करेंगे। सिम कार्ड बेचा है, अगर उसको किसी दूसरे को दिया तो क्षमा करें, उनके खिलाफ भी 3 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख जुर्माना हो सकता है। एक दूसरी चीज, आपके सेक्टर में आपने एक बड़ा, तो इसका ब्यौरा दे दिया कैसे रोजगार क्रिएट होंगे, लेकिन आपने कहा था कि आईटी सेक्टर में 4-5 साल में 20 से 25 लाख रोजगार क्रिएट होंगे। बड़ा अच्छा कि आपने सवाल पूछा, थोड़ा मुझे इसको विस्तार से उत्तर देने दीजिए। अभी देश में भारत की आईटी कंपनियां दुनिया के 200 शहरों में 80 देश में है और भारत में है। वो 40 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देते हैं, 1 करोड़ 40 लाख लोगों को इनडायरेक्ट। 34% महिलाएं हैं। पिछले 3 डिजिटल इंडिया का व्यापक विस्तार हुआ है। 3 साल में 6 लाख लोगों ने आईटी कंपनी में नौकरी पाई है और 10 लाख अलग से जो मैंने बताया कॉमन सर्विस सेंटर। मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। आपको मालूम है, हमारी सरकार जब आई थी तो सिर्फ 11,000 करोड़ का पूंजी निवेश आया था, अब आ गया है 1,42,000 करोड़ का। और 72 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री भारत में आई है, मोबाइल और स्टार्टर, चार्जर, बैटरी। उसमें लगभग 1 लाख लोग डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट काम करते हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा, आप देखिए, ये है बॉस्टन कंसल्टेंसी की रिपोर्ट, इंडियन डिजिटल पेमेंट 2020 तक $500 बिलियन का हो जाएगा। और जब मैं इंडियन डिजिटल इकोनॉमी को बात करता हूं $1 ट्रिलियन की, तो उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें आईटी है, उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ई कॉमर्स है, उसमें डिजिटल पेमेंट है। आज जो आपका ये भीम ऐप है, ये 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। नैस्कॉम की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 25 लाख नौकरियां और आएंगी और आप बनेंगे। अब देखिए, मेरे लिए कितना गर्व का विषय है कि ये छोटी महिलाओं, बाकी लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। तो नौकरी के मामले में जो रिपोर्ट आ रही है वो गलत है, मैं उसका प्रतिकार करता हूं। अभी इससे जुड़ी एक चीज और आ रही है, डिजिटल इंडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें शक नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत तेज हो गया है। इसके साथ ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि अगर कोई रैंसमवेयर अटैक, कोई वायरस अटैक होता है, तो हम कितने सुरक्षित हैं।
ये चिंता बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आ रही, क्योंकि दिनों दिन हमारी लाइफ लगभग पूरी की पूरी डिजिटल हो रही है। इसके साथ आदमी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ लुट जाए एक झटके में। साइबर सिक्योरिटी पर हम बहुत सख्त हैं, और अभी ये जो मालवेयर आया था, ये चर्चा आप कर रहे हैं, भारत में सिर्फ 200 कंप्यूटर अलग अलग प्रभावित हुए, बाकी दुनिया बहुत हुई, क्योंकि हमने मार्च में भी प्रोएक्टिव स्टेप ले लिया था। पैच जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसको इंस्टॉल किया था। हम क्या क्या काम कर रहे हैं, एक हमारा सर्टिन है जो मूल है, हमने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अलग सर्टिन बनाया है, ये पावर सप्लाई के लिए अलग बनाया है, हमने लगभग 6 हम नए STQC स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर देश का जून के अंत तक स्थापित हो जाएगा। बाकी सिक्योरिटी ड्रिल होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर जगह पर एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर होना चाहिए। ये सब हम काम कर रहे हैं। अब तक लगभग संभवतः हम 1 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, जो चल रहा है टीचर्स, एकेडमिक को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूँगा, और शायद आवाज़ के दर्शकों को जानना जरूरी है, कभी कभी हाईवे पे एक्सीडेंट होता है ना, हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हाईवे नहीं बनाते हैं। बिटकॉइन का बहुत प्रचलन चल रहा है इन दिनों। अभी कल खबर आई कि इन्फोसिस ने भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाई अप किया है, क्योंकि ब्लॉकचेन के साथ बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी जुड़ती हैं। अभी RBI ने इस पर एक कंसल्टेंसी बैठाई है कि वो इस पर कंसल्टेशन करना चाहते हैं। ये वर्चुअल करेंसी कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी है, आगे जाके सब कुछ इस पर होगा, क्योंकि इसमें एक एक ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा अभी, हमारे लोगों के बीच में जो हमारा पारंपरिक दिमाग है, हमारे मन में डर पैदा होता है कि ये पैसा हवा में रखा है, हवा में गायब हो गया तो जाएगा कहाँ। तो इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा, इसके दोनों पक्ष हैं। डिजिटल पेमेंट में बिटकॉइन एक भविष्य है, और यहां पर जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिटकॉइन भविष्य है। लेकिन इस पर रिजर्व बैंक की राय क्या है, क्योंकि वित्तीय मामलों को वो देखते हैं, करेंसी के मामलों में हमें करना पड़ेगा। आज मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, सुरक्षा की बात करनी चाहिए, और भारत की सामरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसका विचार करना चाहिए। दूसरी जो इस आपके मंत्रालय से जुड़ी एक चिंताजनक खबर अमेरिका से आती है, हमारे IT सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। उन्होंने ऐसी नीतियां बना दी जिसकी वजह से यहाँ नौकरियां जा रही हैं, अमेरिका में कंपनियां नौकरी दे रही हैं। इसको कैसे टैकल करने का इरादा है? देखिए, पहली बात हम ये कहेंगे, भारत की IT कंपनियां नौकरियां चुराती नहीं है, नौकरियां बनाती हैं। उन्होंने अमेरिका की 500 फॉर्च्यून कंपनीज को मजबूत बनाया है, उनको वैल्यू ऐड किया है। उन्होंने 4.25 लाख लोगों को अमेरिका में नौकरी दी है। वो $20 बिलियन उन्होंने इनकम टैक्स दिया है पिछले 5 वर्षों में, तो काफी काम करते हैं। अरुण जेटली वहां गए हैं, मैंने भी चिंता प्रकट की है, निर्मला जी ने किया है, अभी प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि इसका रास्ता सार्थक निकलेगा। और एक बात मैं और विनम्रता से कहूंगा कि भारत के IT के प्रोफेशनल्स जब बेंगलोर और पुणे और हैदराबाद में बैठकर रिसर्च करते हैं, तो वो काफी अपनी मानसिकता और क्षमता का सदुपयोग अमेरिकन कंपनी के लिए भी करते हैं, और अमेरिकन कंपनी के लिए भारत में पूंजी निवेश की और भी बहुत अवसर है। ये मामला एक पक्षीय नहीं होगा। इससे जुड़ा एक सवाल और आ रहा है अभी, क्योंकि चर्चा हुई कि एप्पल एक प्लांट लगाना चाहता है, बहुत सारी रियायतें मांग रहा है। कल कुछ ऐसी बात आई कि शायद वो रियायतें दे दी गई हैं। क्या ऐसा हुआ है या नहीं? देखिए, पतंग उड़ाने पर मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं उसका बिल्कुल स्पष्ट प्रतिकार करता हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि चर्चा पूरी होने के बाद इस विषय पर हम औपचारिक टिप्पणी करेंगे। लेकिन एक बात जोशी जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एप्पल का हिंदुस्तान में स्वागत है। आज आपके पास भी एप्पल फोन होगा, मेरे पास भी एप्पल फोन होगा। तो आज जब चीन में कुछ कई कारणों से मंदी आने की स्थिति बन रही है, तो उनका यहां स्वागत है, और ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, एप्पल को उसकी चिंता करनी चाहिए। एक आंकड़ा, क्या कोई एक समग्र आंकड़ा है सरकार के पास कि इस पिछले 3 साल में देश में कुल कितने रोजगार जनरेट हुए हैं? देखिए, मैं कुछ चीजें आपको मोटी बता देता हूं। कुछ आपने बताई, कुछ नहीं, और बता रहा हूं। 10 लाख बताई, उसमें IT का बताया, बाकी
मुद्रा में हमने 7 करोड़ 45 लाख लोगों को 4.5 लाख करोड़ रुपया लोन दिया है। अगर बहुत ही कंजर्वेटिव रूप से इस 7 करोड़ प्लस लोगों में से अगर 2-2.5 करोड़ लोगों ने भी एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऐड किया होगा लोन मिलने के बाद, तो कितनी नौकरियां हो गई मुझे बता दीजिए। उतनी हो गई जितने लोग हैं। नेशनल हाईवे का प्रोग्राम बहुत कस के चल रहा है, हम 136 किलोमीटर पर डे बनाते हैं। तो इतनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना काम बढ़ा रही हैं, तो मजदूरों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बाकी को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक की बात बताई। तो अगर आर्थिक व्यवस्था हर तरफ आगे बढ़ रही है, और एक मैं दर्शकों को एक और बात आपके आवाज के बताना चाहता हूं, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे अगर कुछ नौकरी जाती है तो 10 नई नौकरियां आती है। याद है ना जब कंप्यूटर आया था देश में कितना हंगामा था। आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, नौकरियां चली जाएंगी। आज कंप्यूटर ने दुनिया बदल दी। उस तरह का एक डर दोबारा पैदा हो रहा है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को लेकर, और वो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में। पहली बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, भारत के लोग भारत की क्षमता पर विश्वास करना सीखें। मैंने IIT में फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अवसर दिया था, और मेरे पदाधिकारी गए थे। वहां के लोगों ने जो नई नई खोज की है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को डिगाइए नहीं। टेक्नोलॉजी मजबूती देता है, कमजोरी नहीं। तो जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें आ रहा है कि आगे आने वाले समय में खास तौर पे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स लाखों लोगों का रोजगार ले जाएगी। इसे 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया जा रहा है। और देखिए वैसा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है और जाती है। अगर रोबोटिक आएगा, एक तो देखना पड़ेगा, हर रोबोटिक की भी सीमाएं होती हैं, लेकिन कई वैकल्पिक भी तो उसके कारण अवसर मिलते हैं ना। ये मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी अगर छोटे अवसर लेती है तो 10 नए अवसर पैदा करती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल एग्रीकल्चर में देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड हमने कितने करोड़ लोगों को दे दिया, देखिए तो आप। अब उसका मैनेजमेंट है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएंगी। ये कॉमन सर्विस सेंटर में अब नए नए लोग जुड़ रहे हैं कि भैया हमारी भी चीजें बेच दो। डिजिटल लॉ की बात मैंने की। तो आप टेक्नोलॉजी अगर चुनौती देता है, टेक्नोलॉजी अवसर भी पैदा करता है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद एक बड़ा पुश एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आया था, क्योंकि लोग मजबूर हो गए थे, कोई रास्ता नहीं बचा था कैश देने का, तो लगभग सब कुछ डिजिटल होने लगा था। अब ऐसा लगता है कि फिर वापस रिलैक्स हो गए हैं, कैश का लेन देन बढ़ गया है। देखिए ऐसा है, हमने कहा था ना कि लेजिटिमेट कैश आपके पास है तो दे सकते हैं आप बैंक से निकालिए, उसकी सीमाएं हैं। इसलिए हमने लेस कैश की बात कही थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने बाकायदे डॉक्यूमेंट के साथ रखा है, और आज रिपीट कर रहा हूं कि हर वर्ग का डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। आपके चैनल से भी आग्रह करूंगा कि डिजिटल पेमेंट करिए आप। अब आप देख लीजिए भीम ऐप में हमने अभी तक 2 करोड़ डाउनलोड हुआ है, 49 लाख प्लस ट्रांजैक्शन हुए हैं, और 1450 करोड़ का व्यापार हुआ है। अब भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? ये पूरा आपका भीम ऐप दिसंबर में लॉन्च किया। तो इस तरह से आप देखेंगे, और बाकी सबों में आगे। और मुझे लगता है एक बात समझिए आप, देश की जनता को छोड़ दीजिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, शास्त्री भवन में मेरा कानून मंत्रालय है, तो विमुद्रीकरण के तीसरे दिन वहां पकौड़े वाले ने लिखा दिया यहां डिजिटल पेमेंट लिया जाता है, क्योंकि उसको मालूम है। तो भारत की उद्यमिता पर हमें विश्वास करना चाहिए। जी, थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात कर लें, क्योंकि एक तो आप कानून मंत्रालय हमने बात नहीं की, उस तरफ आपको सबसे बड़ी चुनौती कानून वाले फ्रंट पे क्या? देखिए, कानून पर बोलने के बाद मैं 3 तलाक पर एक बात कहना चाहता हूं। 3 तलाक का विषय न संप्रदाय का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है। ये विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी। 70 साल बाद जब भारत के संविधान में धारा 14 है, 15 है, 21 है, जो गरिमा की बात करता है, तो बड़े समाज मुसलमान की हमारी बहनें 3 बार तलाक कहा, तुम सड़क पे चली जाओ, यह संवैधानिक है। दूसरा हमारा स्टैंड ये है, हम पूजा और इबादत का सम्मान करते हैं, लेकिन हर कुप्रथा पूजा का अंग नहीं हो सकती। क्या कोई हिंदू आज कहेगा कि मुझे छुआछूत करना जरूरी है क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है? छुआछूत असंवैधानिक है। और तीसरी बात, अगर 21
मुल्कों में इस्लाम में हो गया नियंत्रित, तो यहाँ क्या नहीं होगा? मुझे लगा कि लेकिन इस पे कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना राम की आस्था से कर दी। ये कौन सी बहस है भाई? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और 3 तलाक के अभिशाप को आपने उनसे तुलना कर दी, जैसे वो फेथ है ऐसे ये फेथ है। मुझे कपिल सिब्बल से उम्मीद नहीं थी। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस के लोग इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो उनके नेता भी हैं और ये एक बहस कानूनी बहस नहीं है। इसके साथ जो एक अंडर करंट है, वो उसमें ऐसे भाव आ रहा है कि शायद अल्पसंख्यकों पर कुछ तरह के कानून थोपने का प्रयास हो रहा है। तो वो 3 तलाक में तो कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन और कुछ ऐसा है जिससे उनकी लाइफ। देखिए, पहली बात बता दूं, ये विषय मुस्लिम समाज की पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस दिया था और उनको इस बात का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी राजीव गांधी नहीं है। वो झुक गए, मोदी जी झुकेंगे नहीं, शाहबानों पर वो झुके और हम नहीं झुकेंगे, लेकिन किसी को थोपने का इरादा नहीं है। धन्यवाद रविशंकर जी, समय निकालने के लिए और ये इंटरव्यू देने के लिए CNBC आवाज। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।